जी बच्चों, क्या हाल है? ये बताइए कि कल का जो चैप्टर था डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजर्स, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा है कि जैसे जैसे हम चैप्टर को कवर किया करें और आपको साथ साथ करते रहेंगे आप लोग, तो आप लोगों को भी क्लैरिटी मिलती जाएगी। ठीक है ना? जहाँ पर आप लोग पाइल अप करना शुरू करेंगे चीज़ों को, तो ना आपको समझ में आएगा। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ये समझ रहा है कि हम 4 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन मैनेजमेंट पढ़ेंगे और पेपर निकल जाएगा, तो ये अब इस तरीके से नहीं होता है। ये आपकी प्रोफेशनल स्टडीज़ है जिसके अंदर आपको टाइम टू टाइम रोज़ का सिलेबस जो है वो रोज़ कवर करना होता है। ठीक है ना? तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी यही होती है कि जिस दिन आप जो चैप्टर यहाँ पर स्लाइड्स के थ्रू करें, उसी दिन पीडीएफ वर्जन है या जिस भी फॉर्म में आपके पास बुक अवेलेबल है, उसको बुक से उसी दिन गो थ्रू करें। और जैसे अभी मैं अभी पहले 5-10 मिनट आपसे, अगर आपके पास कोई सवाल है कल के लेक्चर को लेकर के, तो बेहतर होता है कि आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप देन एंड देयर, जैसे फिजिकल क्लासेस में भी पिछली क्लास का पहले डिस्कस करें, उसके बाद आगे बढ़ें। कोई जल्दी नहीं है, कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है आप कर लें। ठीक है? इसके अलावा मैंने सैटरडे के दिन आपका ये टाइम भी फिक्स कर दिया है कि सैटरडे को हम जो है वो, फॉर एग्जांपल, आपका चैप्टर 1, 2, 3 के क्वेश्चंस मैं एंटरटेन कर चुकी हूँ। 4, 5 और 6 को हम इंशाल्लाह कमिंग सैटरडे को यानी कि कल करेंगे। तो इसके अलावा भी जैसे कल का अगर कोई सवाल आ रहा है तो आप साथ के साथ कर लें बेटा, ताकि हम जो ये सैटरडे वाली प्रैक्टिस में भी जा रहे हैं ना, इस पे जाने की ज़रूरत ना रहे। आप शुरू के 10 मिनट जो है वो क्वेश्चंस पूछ लीजिए, फिर साथ के साथ तो आप लोग क्वेश्चन पूछ ही रहे होते हैं और मैं आपको जवाब दे रही होती हूँ। उसके बावजूद जब मैंने सैटरडे का सेशन लिया था तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि पहली दफ़ा आपको वो स्लाइड्स पढ़ाई जा रही हैं जिस हिसाब से क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे थे। तो दैट वाज एक्चुअली नॉट फेयर, थोड़ा सा रीजनेबल नहीं था। तो रीजनेबल होकर के क्वेश्चंस करें। मीनिंग्स पूछ रहे होते हैं आप लोग, तो मीनिंग बेटा गूगल किस लिए है, डिक्शनरी मौजूद है। थोड़ा सा, क्योंकि अब ये लेवल जो है ये प्रोफेशनल स्टडीज़ में आप लोग हैं, नर्सरी, किंडरगार्टन, स्कूल में तो है नहीं। इवन यू वोंट बिलीव, लाइक आजकल हमारे माशाल्लाह घर में एक ही बच्चा है, दैट इज़ ईशाल मिर्ज़ा। सो शी इज़ अ ग्रेड 3 स्टूडेंट, लेकिन उसका बिहेवियर जो है ना वो शी इज़ वेरी मैच्योर। वो अपने टीचर से फजूल में, मतलब वो उसका माइक म्यूट ही रहता है। बहुत कम जगहों पर मैंने नोट किया कि वो कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ उस तरह से थ्रो करे। एंड जब वो क्वेश्चन पूछती है तो शी एक्चुअली दैट क्वेश्चन इज मेकिंग सेंस। ठीक है ना? तो सेंस वाला क्वेश्चन करें। इट्स हाई टाइम फॉर यू गाइस। थोड़ा हमारे सिस्टम का कसूर है, आप लोगों को इस बात का शऊर नहीं है। वोकैबुलरी थोड़ी डिफिकल्ट है बुक की, वो मैं मानती हूँ, बट थोड़ा सा आपने खुद भी अपना इनपुट डालना है। हर चीज के लिए इजी वे ना ढूंढे। तो अभी मुझे ये है क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर विंडो पे कोई सवाल इज नॉट थ्रोन देयर येट। तो अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी सवाल है तो प्लीज़ आप लोग उस विंडो पे दे दीजिए, मगर सवाल करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखें, मुझसे अव्वल तो मीनिंग ना पूछा करें कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। ठीक है? मीनिंग आप गूगल करें। एक ही वर्ड, एक ही चीज़ को 4 बच्चे, 5 बच्चे, 10 बच्चे वही चीज़ पूछ रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये कि जब मैं एक को आंसर कर रही हूँ बाकी लोग उस वक्त सो रहे हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि जिस तरह से लास्ट सैटरडे को मैंने आपके क्वेश्चन आंसर सेशन को बिल्कुल बच्चों की तरह, लेमैन की तरह मैंने वो लेकर के आपको मैं चली हूँ, तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू इट अगेन इन द सेम वे। तो थोड़ा सा रीजनेबल होके क्वेश्चंस कीजिएगा, थोड़ा सा एडल्ट्स की तरह बिहेव करें आप लोग। 17-18 ईयर्स ओल्ड माशाल्लाह से आप सब होंगे ही, 18 से ऊपर ही होंगे ऑफ कोर्स। ये मैनेजमेंट है, ये बिजनेस कम्युनिकेशन, वो इंटर वाले बच्चे नहीं है। आप लोग एक लेवल क्लियर करके आ रहे हो। ठीक है ना? मतलब एक लेवल के अंदर ही ये भी लेवल उसी में आएगा, बट ये कि आप एक पेपर्स दे के अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। ठीक है? सो यू गाइज आर नॉट किड्स। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं
किसी स्टूडेंट के पास कोई क्वेश्चन है कल के लेक्चर को लेके तो प्लीज कर लो, वरना आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लानिंग। ठीक है, कि आपका फाउंडेशन ऑफ प्लानिंग क्या है, प्लानिंग किस तरह से किया जाता है। देखिए, अब मैनेजमेंट के जो आपके 4 फंक्शंस हैं उनमें से एक फंक्शन होता है प्लानिंग का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले हम प्लानिंग के बारे में पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि प्लानिंग होती क्या चीज़ है। प्लानिंग ये होती है कि आप अपने गोल्स सेट करते हैं। गोल्स कैसे सेट करते हैं भाई, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। फॉर एग्जांपल मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है तो उसके लिए मैं फिर प्लान करूंगी ना कि पहले तो प्री एफएससी के अंदर ही मैं प्री मेडिकल लूंगी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इंटर में अपने अब मैट्रिक के अंदर देखूंगी मेरे मार्क्स किधर अच्छे आए हैं, मैथ्स में अच्छे हैं, बायो में हैं, साइंस में हैं, केमिस्ट्री में है। आया कि मेरा आगे इंटरेस्ट बन भी रहा है साइंस रखने का, या मुझे आईकॉम की तरफ जाना है। ठीक है, तो दीज विल बी द like my planning for the future will be actually depending on the present situation and the environment I'm in. ठीक है, तो जब हम गोल्स सेट करते हैं तो उस गोल्स के अंदर जो है ना, वो हम प्रेजेंट को भी जहन में रखते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस को भी जहन में रखते हैं, अपने फ्यूचर इंटरेस्ट को भी रखते हैं कि मेरा गोल क्या है, मेरी लाइफ का गोल क्या है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। कुछ लोगों का जो गोल है वो आप लोगों में से ऐसा होता है कि अच्छी जॉब हो जाए। ठीक है, और वो अपने आप को उसी पैरामीटर के ऊपर रख के कर रहे होते हैं कि हाँ जी, जॉब अच्छी होने के लिए क्या चीज डिमांड में है, मुझे कोई सर्टिफिकेशन कर लेनी चाहिए। आया कि मैं जो मेरा इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के हिसाब से ही फील्ड डिमांड में है या नहीं है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, ये तो मैंने इंडिविजुअल प्लानिंग के बारे में, इंडिविजुअल गोल के बारे में एग्जांपल्स दिए आपको। ठीक है, हम प्लानिंग पढ़ रहे हैं विद टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट कहाँ होती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। तो अब हम जो बात करेंगे, जो गोल्स और जो ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, वो हम ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि भैया ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है। हर ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है कि प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ाया जाए। आज एक ऑर्गेनाइजेशन 50,000 रुपए प्रॉफिटेबिलिटी में है, कल वो ऑर्गेनाइजेशन 1,00,000 रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी में हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, के हम मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बात करें। ठीक है, ये तो गोल होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, फिर आप लोग यहाँ पर एक बात बोलेंगे कि जी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन देखिए पैसे का अमल दखल वहां पर भी है, कोई भी फ्री में काम नहीं कर रहा होता। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी लोगों की सैलरीज उनको दी जा रही होती है, मार्केट कंपैरेटिव पैकेजेस दिए जा रहे होते हैं। अब कैसे दिए जा रहे होते हैं, चैरिटीज के ऊपर डिपेंडेंट होता है, गवर्नमेंट सब्सिडीज होती है, कोई ना कोई एक तरीका होगा जिस तरीके से पैसे का इनफ्लो इज इन्वॉल्व देयर। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी में वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, बिकॉज प्रॉफिट उनका क्या है, वेलफेयर को, कुछ सोसाइटी को, कुछ कल्चर को प्रोवाइड करना, बेनिफिट देना। लेकिन जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं उस जगह पर, उनकी सैलरी तो जनरेट हो रही है ना। ठीक है, अब बात करते हैं हम एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग दोस गोल्स। अब जो गोल्स हमने सेट कर दिए हैं, हमने डिफाइन कर दिए कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, अब उन गोल्स को हम अचीव कैसे करेंगे। तो उसको अचीव करने के लिए जाहिर सी बात है हमें कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ प्लानिंग करनी होगी ना। स्ट्रेटजी को प्लानिंग भी कहते हैं, कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। अब हमने गोल है कि हमें अच्छी जॉब मिल जाए, अब जॉब हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई ना कोई तो काम करना पड़ेगा ना उस जॉब हासिल करने के लिए। ठीक है, फिर क्या है, बेसिकली अब हम उन एक्टिविटीज को, उन वर्क एक्टिविटीज को प्लान करेंगे। वी विल डेवलप प्लान्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन वर्क एक्टिविटीज। जहां पर भी ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचना है, जो भी उसकी एक्टिविटीज होनी है, हम उनको अब प्लान करेंगे, अब स्ट्रेटजीज सेट करेंगे, अब हम गोल सेट करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं फॉर्मल प्लानिंग, एक वर्ड आ गया भाई। ठीक है, फॉर्मल प्लानिंग क्या है, स्पेसिफिक गोल्स कवरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अब वही वाली बात अगर देख लो कि द गोल्स शुड ऑलवेज बी स्मार्ट। स्मार्ट के अंदर स्पेसिफिक भी आ रहा है, मेजरेबल भी आ रहा है, अटेनेबल भी आ रहा है, रियलिस्टिक भी आ रहा है, और टाइम बाउंड भी आ रहा है। इज इट क्लियर? गोल्स शुड ऑलवेज बी स्मार्ट। स्लाइड्स चेंज की भी नहीं है सलमा, मैं अभी इसी स्लाइड पर हूं, पहली ही ये 7th स्लाइड, आई मीन 7th चैप्टर की 4th स्लाइड है।
7th चैप्टर की ये 4th ही स्लाइड है सलमा। स्लाइड अभी यही व्हाट इज प्लानिंग के ऊपर ही है। हम अच्छा मजाक कर लेते हैं आप लोग। वापस आते हैं। गोल्स शुड ऑलवेज बी स्मार्ट। स्मार्ट की एब्रिविएशन मैं बता रही हूं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। नो आई एम नॉट ऑन द टाइटल स्लाइड। वेट, क्यों ऐसा हो रहा है? अब चेक कीजिए। बट द थिंग इज आई डोंट गेट दिस कि ऐसा हुआ क्यों, मुझे दोबारा क्यों शेयर करना पड़ा? मेरे पास तो शो हो रहा है कि दोस्त पहला वाला भी शेयर चल रहा है। ऑलराइट, आई विल फिगर दैट आउट लेटर। ठीक है जी। अब यहाँ प्लानिंग पे ये आपको नजर आ रहे हैं कि देखिए प्लानिंग पे हम मौजूद हैं। और एक काम किया करो भाई, एग्जाम तुम बच्चों, तुम लोगों के पास मेरा नंबर भी है ना, अगर कोई ऐसी चीज हुआ करे तो सबसे पहले मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, क्योंकि तुम लोग की चैट स्क्रीन तो मेरे पास नहीं खुली हुई होती, मैं तो स्लाइड देख रही होती हूँ, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा तो फौरन मेरी नजर जाएगी। ठीक है ना? तो ऐसा कुछ भी हुआ करे, दैट गर्ल वाज राइट, आई डोंट नो, मैं आई वाज थिंकिंग कि यहाँ पर तो मेरे पास तो स्लाइड शो हो रही थी, क्या नाम था उस बच्ची का? एनीवेज वापस आते हैं, चलें जी। ओके, नाउ हम बात कर रहे हैं प्राइमरी मैनेजरियल एक्टिविटीज के बारे में, कि मैनेजरियल मैनेजमेंट जो है वो प्लानिंग को लेके क्या क्या काम कर रही होती है। ठीक है ना? सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट कहाँ होती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है? हर ऑर्गेनाइजेशन का गोल है टू अर्न प्रॉफिट एंड इन अदर वर्ड्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। आज कोई ऑर्गेनाइजेशन 50,000 के प्रॉफिट पे है तो वो कल को बोलेगी कि नहीं, मुझे 1 साल के बाद 1 लाख के प्रॉफिट पे जाना है, 2 साल के बाद मुझे 10 लाख के प्रॉफिट पे जाना है, तो वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए काम कर रही है। ठीक है? अब क्या है बेसिकली, अब उस गोल हमने सेट कर दिया है कि हमें इतना बिलियन मिलियन प्रॉफिट चाहिए। ठीक है? अब उस गोल को अचीव करने के लिए हमें स्ट्रैटेजीज, स्ट्रैटेजी का मतलब एक तरीके से कह लो कि प्लानिंग करनी है, हमें अपनी स्ट्रैटेजी स्टैब्लिश करनी है कि हाँ हमारा, हम किस तरीके से वो गोल अचीव कर सकते हैं। ठीक है ना? फिर किस तरीके से कर सकते हैं उसके लिए हमें प्लान डेवलप करना है, कीपिंग एन आई व्यू और व्यू आई ऑन टू दी वर्क एक्टिविटीज गोइंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि हाँ ये काम इस तरीके से किया जा सकता है, इसमें रिसोर्सेज बच जाएंगे, इसमें कुछ पैसे बच जाएंगे, इसमें टाइम बच जाएगा, इसमें एम्प्लॉइज की एफर्ट कम लगेगी तो एम्प्लॉइज के पास टाइम होगा दूसरा काम करने का। तो हम क्या करते हैं, रिसोर्स प्लानिंग करते हैं, जिसको हम कहते हैं वर्क एक्टिविटीज को प्लान करना। ठीक है? अब हम बात करते हैं फॉर्मल प्लानिंग के ऊपर। फॉर्मल प्लानिंग क्या चीज है भाई? स्पेसिफिक गोल्स कवरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। यानी मैंने हमेशा जब भी वर्ड गोल आता है ना बेटा, तो एक बात याद रखना, गोल शुड ऑलवेज बी स्मार्ट। गोल्स शुड ऑलवेज बी स्मार्ट। और स्मार्ट की एब्रीविएशन क्या है? एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अटेनेबल, आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइम बाउंड। ठीक है? स्पेसिफिक का मतलब है मुझे पता होगा मुझे स्पेसिफिकली क्या काम करना है तो मैं वही काम करूंगी, मैं 100 और काम नहीं करूंगी। मेजरेबल, मैंने कितना % काम अचीव कर लिया है और मेरे पास कितना टाइम है पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए, तो मैं अपने आप अपनी प्लानिंग इस हिसाब से करूंगी, तो मेजरेबल होना चाहिए। अटेनेबल, रियलिस्टिक होकर के गोल सेट करो ताकि मैं अटेन भी कर सकूं। तो रियलिस्टिक एंड अटेनेबल आर वेरी मच लिंक टुगेदर। रियलिस्टिक मतलब रियली पॉसिबल होना, अटेनेबल अगर पॉसिबल होगा अटेन करना तभी तो मैं पॉसिबल अटेन कर सकूंगी, अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू अटेन। एंड देन टाइम बाउंड। टाइम बाउंड मतलब टाइम फ्रेम बताओ, 4 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में, रिजल्ट कब तक चाहिए। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फिर इन सारी चीजों को हमें, इन गोल्स को, इन प्लान्स को लिखना चाहिए। लिख करके क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे थे, जिन्होंने मिलकर के वो गोल सेट किए हैं,
उनके अंदर उस फॉर्मल प्लानिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर देने चाहिए, ताकि उनको भी याद रहे और उनके पास भी रिकॉर्ड हो, उनके पास भी प्रूव हो कि हाँ जी क्या चीज प्लान के अंदर है और क्या चीज प्लान के अंदर नहीं है। स्लाइड चेंज हो रही है बच्चों, स्लाइड दिख रही है, जवाब दीजिए। ओके गुड। अबे किसकी नहीं हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। हो रही है भाई, हो रही है जी, दिख रही है। किसकी नहीं हो रही है? कुलसूम इजाज, क्यों नहीं हो रही है? चेक करें, बाकी लोगों की तो हो रही है। अब ये देखे ना, ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है। कुलसूम देखो अपने एंड पे क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे एंड पे बेटा, वरना लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करो। ठीक है ना, लॉग आउट करके लॉग इन कर लें। जिनको जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो दोबारा लॉग आउट करके लॉग इन करें। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, चले जी वापस आते हैं। अब हम पर्पस, हमारा पर्पस क्या होता है? व्हाई डू वी प्लान, व्हाई डू मैनेजर्स प्लान, व्हाई डू वी नीड टू प्लान? तो सबसे पहले एक, पहले तो चलो ये भी भूल जाओ, भी ये जो स्लाइड है ना इसको भूल जाओ। मैं तुम लोगों से पूछती हूँ, तुम लोगों में से कितने इंडिविजुअल्स हैं जिनकी लाइफ का कोई गोल है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ गोल ऑफ योर लाइफ? मैं इसका जवाब खुद ही दे रही हूँ, सवाल मैंने ही किया है, जवाब भी मैं दे रही हूँ। आप लोगों में से सिर्फ 20% लोग हैं जिनकी लाइफ में उनको पता है कि उनका गोल क्या है, बाकी 80% ऐਵੇਂ ही है। ठीक है, ये एज अ टीचर मैं बता रही हूँ। हाँ नहीं, अब वो 20% में देखो, मैं बहुत रियलिस्टिक होके बात करूंगी। ठीक है, जो 20% लोग हैं ना जिनके गोल होते हैं, चलो 20 to 30 कर लो, चलो 30% लोग हो गए कि भाई उनके गोल हैं। गोल मतलब उन्होंने लाइफ में सेट किया हुआ है कि जब वो 20 साल के होंगे या वो 25 साल के होंगे तो उनके पास एक बाइक अपनी होनी चाहिए या एक मेहरान गाड़ी अपनी होनी चाहिए। उन्होंने गोल सेट किए हुए हैं। ठीक है, कोई है वो 30 साल के अंदर कहता है कि जी मुझे उस वक्त सेटल्ड होना है लाइफ के अंदर, 30 साल के अंदर मेरे 1-2 बच्चे हों और मेरी फैमिली हो, और मैं अपनी फैमिली को, मैं इतना सेटल्ड हूँ कि मैं अपनी फैमिली को अफोर्ड कर सकूं। ये गोल हो सकता है किसी का। कोई होगा उसका गोल होगा भाई मैं इमिग्रेशन ले लूं, मैं फॉरेन नेशनैलिटी ले लूं, मैं बाहर चला जाऊं। ठीक है, हर इंसान का अलग गोल होगा। किसी का गोल ऐसा होगा कि जी मैं मस्जिद बनवा दूं, मैं उम्रा कर लूं, मैं हज कर लूं। देखिए ये मैं गोल की बात कर रही हूँ। इसी तरीके से एक इंडिविजुअल, यानी मैंने डिफरेंट इंडिविजुअल्स की एग्जांपल दे दी, ये हर इंसान का अपना गोल हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज ऑफ योर एज मेरे गोल्स डिफरेंट है। अब आज मैं 35-36 ईयर्स ओल्ड हूं एंड आज मेरे गोल्स डिफरेंट है। ठीक है, मे बी व्हेन आई विल बी 40+ मेरे गोल्स फिर चेंज हो जाएंगे। तो हाँ, हर 5-10 साल के अंदर ना आपके गोल चेंज होते हैं लाइफ के। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। अब ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर मैनेजर है बेचारा, वो बेचारा क्या करेगा, वो प्लानिंग क्यों करता है, उसका क्या गोल है? गोल ये है कि भाई देखें, ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि हमें प्रॉफिट बढ़ाना है। ठीक है, हमें मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के ऊपर काम करना है। सिर्फ बोलने की ये बात नहीं होती कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट, आज ऑर्गेनाइजेशन जो 50,000 में, कल हमें 2 मिलियन चाहिए, नहीं हो सकता। 2 मिलियन बड़ा अमाउंट हो जाता है भाई। ठीक है, उसके लिए हमें डायरेक्शन चाहिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस प्रोसीजर सेट करने चाहिए हमें। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? जहां पर आप श्योर ही नहीं होते हैं, श्योर ही नहीं है। आज सुबह आई वाज हैविंग अ कॉन्फ्रेंस कॉल एंड मुझे किसी ने बोला दिस मे हैपन, एंड आप यकीन नहीं कीजिएगा, मतलब मुझे वो मे इतना चुभा। मैंने कहा अगेन यू आर in an uncertain state of mind ke may happen means what if it does not, if it did not, if it does not work the way we are planning, तो उस वक्त हम क्या करेंगे? हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये इतने पैसे हैं इन्वॉल्व हो रहे हैं, और आप ये बोल रहे हैं कि ये दिस मे, यानी मे मींस देयर इज अ चांस ऑफ फेलियर, सो यू नीड टू रिड्यूस दोस चांसेस ऑफ फेलियर। ठीक है, मिनिमाइज वेस्ट एंड रिडंडेंसी। अच्छा जी, मिनिमाइज वेस्ट मतलब आप ह्यूमन रिसोर्स की बात कर लो, आप रॉ मटेरियल की बात कर लो, तो हम वेस्ट करना,
मतलब पैसा जाया करना। तो हमें पैसा तो बचाना है ना, पैसा बचाएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड होगा। रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ वर्क, यानी 10 लोग मिलके एक ही काम कर रहे हैं, रिपीटेशन आ रही है वर्क के अंदर, तो भाई 10 लोगों की सैलरी वेस्ट हो रही है, मतलब एक बंदा वो काम कर सकता है और 9 लोगों की सैलरी मैं फालतू में दे रही हूं, तो ये भी तो वेस्ट है ना, वेस्ट ऑफ मनी। फिर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड्स को सेट करना, स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशन को सेट करना कि ये चीज एक्सेप्टेबल और ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, और जो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है ना वो कंट्रोलिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग हूं, मैं टॉवल बना रही हूँ, मैं चादर बना रही हूँ, तो मेरे पास एक स्टैंडर्ड होगा, एक मेरे पास सैंपल होगा, उस सैंपल को मुझे मीट करना है, दैट सैंपल इज माय स्टैंडर्ड। आई कैन नॉट अफोर्ड टू नॉट मैच दिस सैंपल, क्योंकि अगर मैं सैंपल को मैच नहीं कर रही हूँ तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरे प्रोडक्ट की जो है ना वो मार्केटिंग खराब हो जाएगी, डीमार्केटिंग हो जाएगी, ठीक है, और मेरा कंट्रोल जो है वो बिल्कुल लूज हो जाएगा। और मुझे इस चीज के ऊपर नजर रखनी चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए कि आया मैं स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही हूँ या मैं स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम क्वालिटी के ऊपर काम नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट कोई भी नहीं खरीदेगा और प्रॉफिटेबिलिटी कभी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं हो सकेगी, ठीक है। यहां तक किसी स्टूडेंट के जहन में कोई भी सवाल आ रहा है तो प्लीज बेटा कर लो, ठीक है। हाँ, स्टैंडर्ड आईएसओ के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑपरेशन हैं, क्वालिटी ऑपरेशंस हैं, स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग सैयद एहसन, एंड यू आर राइट, ठीक है। और कोई सवाल है, रिलेटेड सवाल है, रेलेवेंट सवाल है तो सवाल करो। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज मुझसे क्वेश्चन कर लीजिए। If anyone is having any question तो question please कर लीजिए, मेरे ख्याल से किसी के पास कोई सवाल नहीं है। Let's move on to the next slide. Alright, अब हम बात करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। होता क्या है, हमने प्लानिंग, अब शेख चिल्ली तो प्लानिंग करते हैं ना, शेख चिल्ली कौन होता है फॉर एग्जांपल समझ लो मैं खुद शेख चिल्ली हूँ, और मैंने 20 साल की उम्र में प्लानिंग किया था कि जब मैं 40 साल की होंगी ना तो मैं क्या लैंड रोवर चलाऊंगी, या मैं मतलब कोई भी गाड़ी जो तुम्हें पसंद हो, रिवो चलाएंगे और पीछे गार्ड बैठेगा और मैं वो जीएस का नंबर प्लेट होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता कुछ तो मुझे सीएसएस देना चाहिए था, ठीक है। अब ये मेरी प्लानिंग हो सकती है, मैंने एक एग्जांपल दी। होता क्या है कि हम प्लान तो बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, लेकिन क्या हम एक्चुअली उस प्लान को अचीव कर पा रहे हैं? मैं हमेशा बहुत रियलिस्टिक अप्रोच रखती हूँ, और मेरे 5 साल का एक प्लान, वो जो मेरा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लान व्हिच आई डू। वन इज स्ट्रेटेजिक मींस I plan for 5 years of my life, where I would like to see after 5 years from now. और उस स्ट्रेटेजिक प्लान को मैं क्या करती हूँ, स्ट्रेटेजिक प्लान को मैं डिवाइड करती हूँ इन शॉर्टर गोल्स, ईयरली वाइज, कि इस साल के एंड पे मेरे पास इतने सेविंग होनी चाहिए, इस साल मैंने ये ट्रिप करना है, इस साल मैंने इधर घूमने जाना है, इस साल मुझे ये काम करना है, कुछ भी अच्छा काम हो या बुरा काम हो, ठीक है। सो मैं वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को, लाइक द 5 years गोल को मैं ईयरली गोल के अंदर डिवाइड करती हूँ। Why do I divide my 5-year goals on the yearly goal? ताकि मुझे ये पता चल जाए कि जो मैं प्लान मैंने किया है ना, जो मैंने 5 साल का ख्वाब देखा है, आया कि वो मैं परफॉर्म भी कर रही हूँ, उसको अचीव करने के लिए भी हम कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मल प्लानिंग इज एसोसिएटेड विथ नंबर 1, फॉर्मल प्लानिंग का मतलब हो गया कि प्लानिंग करो लिखत पढ़त के साथ, फॉर्मल तरीके से, स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए। इससे क्या होता है, हमारे प्रॉफिट्स जो हैं या हमारे रिटर्न्स जो हैं, रिटर्न्स भी तो प्रॉफिट है ना, ऑन एसेट जो भी इन्वेस्टमेंट हमने की है वो हमारा हाई होगा और कंफर्म होगा, सर्टेन होगा, ठीक है। पॉजिटिव फाइनेंशियल रिजल्ट्स आराम से प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स को रिपोर्ट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, आय कर रहे हैं, ठीक है। The quality of planning and implementation affects performance more than the extent of planning. सबसे पहले
प्लानिंग कर तो ली है बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन फेज को मॉनिटर करना ज्यादा जरूरी है और वो ज्यादा गहरा असर करता है ऑन योर परफॉर्मेंस रादर देन द प्लानिंग इटसेल्फ। प्लानिंग कितनी अच्छी क्यों ना हो, अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना, काम ही नहीं कर रहे हैं, आगे आप मूव फॉरवर्ड ही नहीं कर रहे हैं, तो अच्छी प्लानिंग तो शेख चिल्ली भी करता है, तो उसको शेख चिल्ली क्यों कहते हैं कि वो इम्प्लीमेंट नहीं करता। अगर आपकी इंप्लीमेंटेशन स्ट्रांग है, अगर प्लानिंग वीक भी थी लेकिन इंप्लीमेंटेशन ज्यादा स्ट्रांग है, तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ प्लानिंग ऑन परफॉर्मेंस। देखो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बेसिकली हमेशा हिंडर करता है आपकी प्लानिंग ऑन द परफॉर्मेंस पर। मैंने प्लान किया था कि मैंने भी क्या बताया तुम लोगों को, जीएस का नंबर प्लेट चाहिए। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर मेरे पास सिंध का डोमिसाइल नहीं है, हो सकता है ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गई है तो एक्सटर्नल सराउंडिंग हो गई, तो क्या मैं सीएसएस का एग्जाम अगर मैंने स्कोर से कर भी लिया है तो भी मुझे इधर उधर, जो मुझे फॉर एग्जांपल आई नो वन पर्सन, मेरी अभी बेस्ट फ्रेंड का छोटा भाई है, और क्या है उस बेवकूफ को था कि मैं कस्टम्स में जॉब करूंगा, राइट। उसने सीएसएस दिया, वो लम्स ग्रेड है, ऑल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो पोजीशन होल्डर, मतलब महा चीता है वो बंदा, ठीक है। फिर क्या हो रहा है कि जब उससे पूछो क्या हुआ कस्टम्स में जॉब हो गई, नहीं साहबाजी वो दो नंबर से रह गया, तो 5 नंबर से रह गया। तो यू सी लाइक उस के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो कि हिंड्रेंस बन रहे होंगे। फाइनली आई जस्ट गॉट टू नो दैट ही इज मूव टू कराची बैक एंड उसको कस्टम से जॉब भी मिल गई है और माशाल्लाह उसकी शादी भी हो गई है, और किसी ब्रिगेडियर साहब की बेटी से शादी हो गई है, तो मैंने मुबारकबाद दी। तो सी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स भी रोल प्ले करते हैं आपके सक्सेस या फेलियर में। डू यू अंडरस्टैंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब? अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कह रही है, वो नई आई है मार्केट के अंदर, उसने कहा कि पहले साल के अंदर हमें चलो कोई प्रॉफिट भी ना मिले कोई मसला नहीं है, हमें मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करना है, ठीक है। दूसरे साल के अंदर मुझे 10 लाख का प्रॉफिट चाहिए। अब वो जो 10 लाख के प्रॉफिट के ऊपर नजर लगा के बैठी है, वो प्लानिंग जो की है उसने, तो वो 10 लाख का प्रॉफिट जो है उसके अंदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी तो रोल प्ले करेगी ना। ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम मतलब क्या पता गवर्नमेंट डूब जाए, ये कोविड अभी आ गया, कोई चल सकी ऑर्गेनाइजेशन, अच्छी खासी चलती हुई ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गई, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट समझ में आ गया। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो कि अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है। अभी मजे की बात है, मैं शरबत लॉन्च करने जा रही हूँ, 2 दिन के बाद बर्फबारी हो जाए, अब मेरा शरबत चलेगा? कभी भी नहीं चलेगा। क्यों? वेदर चेंज हो गया, शरबत की डिमांड खत्म हो गई, कम हो गई। कोई सवाल किसी स्टूडेंट का है? किसी स्टूडेंट का कोई सवाल? एनी क्वेश्चन इफ यू हैव? लास्ट पॉइंट मैंने नहीं किया है बट उसके अलावा मैंने 3 पॉइंट कर लिए हैं, तो अगर 3 पॉइंट्स में से कोई सवाल है सो यू गाइस कैन थ्रो, जब तक मैं लास्ट वाला पॉइंट कवर कर रही हूँ, ठीक है। फॉर्मल प्लानिंग मस्ट बी यूज्ड फॉर सेवरल इयर्स बिफोर प्लानिंग बिगिंस टू इफेक्ट परफॉर्मेंस। अब मैंने तुम्हें अभी खुद ही अपनी मैंने एग्जांपल दी थी कि मैं 5 साल की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रही होती हूँ, और फिर मैं उस 5 साल की प्लानिंग को सालाना प्लानिंग के ऊपर डिवाइड करती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लीविंग अ कंट्री इज नॉट अ पीस ऑफ जोक, सो यू नीड टू प्लान फॉर 5 years अहेड। अगर मुझे पाकिस्तान छोड़ के जाना है तो मैं इस साल तक टेंटेटिव प्लानिंग होगी, 2022 23 तक आई विल बी लीविंग, एंड देन मेरे वो साल साल के प्लान्स डिवाइड हो जाएंगे, और ये कोविड ने जो है वो 1 साल और पीछे कर दिया, तो 24 कर लो। सी, दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। फॉर्मल प्लानिंग मस्ट बी यूज्ड फॉर सेवरल इयर्स बिफोर प्लानिंग बिगिंस टू इफेक्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। तो हमें प्लानिंग बहुत कबल अज वक्त, अभी तुम लोगों ने प्लान किया है, तुम लोग 18-20 साल के हो, तो तुम लोगों ने प्लान किया हुआ है अपना फ्यूचर के 25 साल में तुम्हें कहां पर होना है, ठीक है। तो अब 25 साल में तुमको कहां पर होना है, तो तुमको साल साल का प्लानिंग, अब ये लेवल क्लियर करते जाओगे तो उस प्लानिंग तक पहुंचोगे। अगर तुम लेवल क्लियर नहीं करोगे, तुम्हारी परफॉर्मेंस इफेक्टिव नहीं रहेगी, राइट डायरेक्शन पे नहीं होगी, तुम्हारे पेपर रुक रहे होंगे, तो तुमको फाइनल प्लानिंग को अचीव नहीं कर सकोगे, ठीक है। यहां पर किसी स्टूडेंट को कोई सवाल है तो बेटा पूछ लो मुझसे। कोई क्वेश्चन है तो बेटा जी पूछ लो मुझसे।
और इफ वी एडमिन पर्सन इज देयर, कोई भी एडमिन से यहाँ पर मौजूद है तो मैं बहुत आपका शुक्रगुजार होंगी अगर आप ये वो जो क्वेश्चंस हैं उनको डिलीट कर दें, ताकि मेरे पास बिल्कुल नए लेटेस्ट क्वेश्चंस आते रहें बच्चों के। हाँ जी, लेटेस्ट क्वेश्चंस आते रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि मुझे नजर आए कि बच्चा क्या पूछ रहा है, उसको क्या तकलीफ हो रही है। अचानक से इन लोगों के पेट में तकलीफ शुरू होती है ना। अब बच्चे, तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो रही है यानी अभी सबको सब समझ में आ रहा है? मैम प्लीज सेकंड पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ऑलराइट बेटा, पहली दफा का साबुन तुम लोग का स्लो चलता है, चलो ठीक है। क्वालिटी ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं कि प्लानिंग बहुत अच्छी है बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मैं शेख चिल्ली हूँ, मैं प्लानिंग कहानी बहुत अच्छी पकाती हूँ, 2 दुकानें यहाँ होंगी, 4 घर वहां पर होंगे, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बैठी हुई हूँ, कुछ कर नहीं रही हूँ। सो यू नीड टू वर्क एक्चुअली ऑन टू द इम्प्लीमेंटेशन फेज रादर देन द प्लानिंग इटसेल्फ। अगर प्लानिंग कमजोर भी है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्ट्रांग है, तो आपकी परफॉर्मेंस जबरदस्त किस्म की हो जाएगी। So you need to focus on to the implementation because implementation affects the performance directly. ठीक है कुलसुम? Alright, welcome बेटा, no that's perfectly fine. अच्छा तुम लोग जरा सा इन पॉइंट्स को एक दफा स्किम करो, रीड करो, अपनी अपनी बुक के अंदर भी देखो। मैं जरा देख के आऊं कि मेरी गाड़ी का हॉर्न बाहर, जितना मतलब मेरी गाड़ी का हॉर्न कौन बजा रहा है, ये खुद से बज रहा है कि क्या हो गया है? मैं बस एक नजर देख के आई। आप लोग जब तक ये स्किम करो, ठीक है? Right, I just wanted to you guys to skim. जी बच्चों, कोई सवाल इस स्लाइड के ऊपर? एनी क्वेश्चन? एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग, एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग का मतलब होता है किस हद तक आप प्लानिंग कर रहे हैं। एक्सटेंट का मतलब क्या है? हद, हुदूद। मिस भुट्टो हॉर्न बजा रहा होगा, मैम कार बज गई।
अरे नहीं, वो कार बच गई की बात नहीं है, वो मेरा काम हो रहा है, वो इलेक्ट्रिशियन आया हुआ है मेरी गाड़ी का, मैंने तुम लोग को बताया था ना, आई मेट एन एक्सीडेंट। तो आज फ्राइडे है तो उसकी छुट्टी थी, तो उसको मैंने कहा था घर पर आकर के थोड़ा बहुत रह गया, एक शॉक का काम है थोड़ा सा, और एक और 2-3 काम करवाने हैं, तो मैं उसको भी हैंडल कर रही हूँ बेसिकली, क्योंकि इन लोग को छोड़ दो तो ये लोग पता नहीं क्या काम करेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले अब आप यहां पर देखें एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग के अंदर गोल्स। गोल्स आर आल्सो नोन एज ऑब्जेक्टिव्स, कि हर इंडिविजुअल का आउटकम क्या है, मुझे क्या चीज चाहिए है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा गोल क्या है। इंडिविजुअल का गोल होगा तो ग्रुप का गोल होगा, ग्रुप का गोल होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा। इंडिविजुअल मींस एम्प्लॉय, ग्रुप मींस टीम, ऑर्गेनाइजेशन जाहिर सी पता टीम और डिपार्टमेंट का गोल होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल फुलफिल होगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? चैट स्क्रीन पे जवाब दीजिए। यस, अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, which says provide direction and evaluations on the performance criteria। अच्छा देखिए, हमने जो परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, हमने अपने स्टैंडर्ड्स को जो सेट किया हुआ है उसको इवेलुएट भी तो करना है ना। फॉर एग्जाम्पल, हमने हर एम्प्लॉय को जो है वो टास्क दिया हुआ है, उसको हमने डायरेक्शन दी हुई है कि भाई आपने ये काम करना है। अब उस परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना, कि आया कि उसने जो काम उसको दिया था उसने डेडलाइन पे कर लिया, वक्त से पहले कर लिया, किस तरीके से किया, गुड था, एवरेज था या एक्सीलेंट था, तो परफॉर्मेंस क्या थी। और बेसिकली परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया उसको पता होगा। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल ले लो कि मैंने अपने एक एम्प्लॉय को जो है ना वो प्रेजेंटेशन बनाने को दी कि भाई इस टॉपिक के ऊपर ना ये सारा डाटा है, इसकी प्रेजेंटेशन बना लो। ठीक है, इसकी ये प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर लीजिए। सही है, अब क्या होगा कि मैंने उसको टाइम दे दिया कि फॉर एग्जाम्पल फ्राइडे है आज, ठीक है, फ्राइडे 5 o'clock पे मुझे ये प्रेजेंटेशन रिपोर्ट के साथ रेडी चाहिए ऑन माई डेस्क। अब मैं उसको क्राइटेरिया बताऊंगी कि मैंने तुम्हें इन क्राइटेरिया, देखो प्रेजेंटेशन के अंदर फॉन्ट ऐसा होना चाहिए, डाटा स्टैटिस्टिकल होना चाहिए, ज्यादा तुम फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करना, हाईलाइट करना, जो हमारे सेल्स की प्रेजेंटेशन है वो बार चार्ट के अंदर प्रेजेंटेशन। अब मैं उसको क्राइटेरिया तो बताऊंगी ना, अगर मैंने उसको गाइडलाइन नहीं दी, मैंने उसको डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं की, तब तो वो पता नहीं क्या चीज मुझे प्रेजेंटेशन में लाके देगा, वो तो फिर उसकी मर्जी हो जाएगी। तो जब मैं उसको डायरेक्शन दे रही हूँ, मैं उसको गाइडलाइन दे रही हूँ, मैं उसको बता रही हूँ कि तुम्हारी परफॉर्मेंस जो है वो इस इन क्राइटेरिया पे होना चाहिए, तो उसको फिर मैं इवेलुएट भी उसी हिसाब से करूंगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्लान्स की। प्लान्स क्या होते हैं भाई? ये सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेड होते हैं,
इनकी एक आउटलाइन तैयार होती है कि हाँ जी ये हमारा प्लान है, ये हमारा 5 साल का प्लान है, ये हमारे इस साल का प्लान है, ये हमारा 6 महीने का प्लान है, ठीक है। इसके अंदर हम ये भी बताते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे वो रिसोर्सेज किस तरीके से रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। वो रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे किस तरीके से रिक्वायर्ड होंगे, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। हम एक्टिविटीज जो शेड्यूल्ड हैं उनके टाइम फ्रेम की बात करेंगे कि हाँ ये पहले 6 महीने की एक्टिविटी है, 6 महीने के अंदर हमें इतना रॉ मटेरियल चाहिए, हमें इतने लोग चाहिए, ये हम सारी बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन? नो मिस हो गया, यस क्लियर है, यस मैम, यही फिर समझाइए। ये शानू बेटा फिर खुद समझ लेना, रिकॉर्डेड लेक्चर देखो। डन, साइलेंस, मैम आवाज नहीं आ रही है, मैम आवाज नहीं आ रही है, नो मैम, मैम। अरे आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हफ्सा सिद्दीकी, हमजा, शानू को तो आ रही है, सबको आ रही है, पता नहीं तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो। बिल्कुल क्लियर है आवाज, सब कुछ क्लियर है, आवाज स्लाइड व्लाइड सब नजर आ रहा है, नजर भी आ रहा है, आवाज भी आ रही है। भाई क्या मैं बोलूं तुम लोगों को, चलो वापस आते हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं डिस्क्राइब हाउ रिसोर्सेज आर टू बी एलोकेटेड एंड एस्टैब्लिश्ड एक्टिविटीज एंड शेड्यूल। यानी मेरे जो रिसोर्सेज हैं, ये मेरा 2 महीने के अंदर मुझे जो है वो ये डिलीवरी देनी है, तो मेरे पास क्या इतना रॉ मटेरियल है कि मैं ये ऑर्डर कंप्लीट कर सकूं। ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए मुझे लोगों की भी ह्यूमन रिसोर्सेज भी रिक्वायर्ड होंगे, तो क्या मेरे पास ह्यूमन रिसोर्सेज भी इतने मौजूद हैं कि मैं ये डेडलाइन मीट कर लूं? तो मैं अपनी एक्टिविटी को प्लान करूंगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है अगर डेडलाइन करीब है और मेरे पास काम बहुत ज्यादा है तो मैं शिफ्ट्स लगाऊंगी, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा लेबर को हायर करूंगी, मैं एक्स्ट्रा ह्यूमन रिसोर्स मशीनरी लेकर आऊंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे डेडलाइन मीट करनी है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज प्लान। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ गोल्स की, कि गोल्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं। फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं, स्ट्रेटेजिक गोल्स हो सकते हैं, स्टेटेड गोल्स वर्सेस रियल गोल्स हो सकते हैं, ठीक है। या ओके, अब बात करो फाइनेंशियल गोल्स। फाइनेंशियल गोल्स का मतलब ही सिंपल है, इसके अंदर पैसा शामिल होता है, ठीक है। पैसा कैसे शामिल होता है? दे आर रिलेटेड टू द एक्सपेक्टेड इंटरनल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज ऑलवेज इंटरनल, कि एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल माली हालात क्या है, ये इंटरनल होती है, इससे एक्सटर्नल कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्सपेक्टेशन थी कि हमें इतना प्रॉफिट मार्जिन अर्न करना चाहिए, तो क्या उसकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हुई या नहीं हुई? फाइनेंशियल मतलब पैसों की प्रॉफिटेबिलिटी, पैसा इन्वॉल्व होता है। स्ट्रेटेजिक का मतलब ही होता है लॉन्ग टर्म। स्ट्रेटेजिक गोल्स के अंदर लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। एक तो सबसे पहले कि ये लॉन्ग टर्म हो जाता है, दूसरा इसके अंदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही हूँ और मेरे कंपैरेटर ने मेरा आइडिया चोरी कर लिया। अरे मजे की बात बताती हूँ तुम लोग को, एग्जाम्पल देती हूँ मैं। कोविड-19 की वैक्सीनेशन बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है इस वक्त। यूएस, कनाडा, अमेरिका मिलके, 3 यूनिवर्सिटीज इन तीनों कंट्रीज की मिलके वैक्सीनेशन के ऊपर काम कर रही थी। रशिया ने इनका आइडिया चोरी किया और रातों रात चोरी करके उसने डिक्लेयर कर दिया कि भाई वैक्सीनेशन प्रोड्यूस कर लिया। क्या किया उसने? ही वाज अ कंपैरेटर, राइट। उसने क्या किया? उसने इन बेवकूफों की वैक्सीन से पहले अपनी वैक्सीनेशन जो मार्केट में लॉन्च कर दी। ऑफ कोर्स इन तीनों को बहुत प्रॉब्लम आई होगी और इन तीनों ने विदाउट डूइंग द फाइनल ट्रायल्स अनाउंसमेंट की कि हाँ वैक्सीन प्रोड्यूस हो गई है। यूएई में 10 से 15 लोगों के ऊपर, एक्सपर्ट्स के ऊपर वो वैक्सीन ट्राई की गई है और फिर यूएई ने उसके ऊपर बैन लगा दिया है कि ये प्रॉब्लम्स, ये साइड इफेक्ट्स जो हैं वो मॉनिटर किए गए हैं, जिसको मजीद ओवरकम करने के लिए हमें मजीद किस्म की वैक्सीनेशन चाहिए। सो इट फेल्ड। इज इट क्लियर?
एग्जाम्पल क्लियर है कंपैरेटर की कि किस तरह से हम जो है वो अपने कंपैरेटर्स को हार्म कर सकते हैं? इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? यार तुम लोग जवाब नहीं देते हो, बहुत स्लो चल रहे हो तुम लोग, कहाँ गायब हो जाते तुम लोग, किधर गायब हो भाई तुम लोग? क्लियर है, चलो शुक्र, बोल दो भाई क्लियर है, समझ में आ गया, ओके यस मैम, कुछ भी बोलो भाई, जवाब तो दो ना तुम लोग। मतलब गायब हो जाते, मैं कहती पता नहीं आवाज आ रही है नहीं आ रही है, सब कुछ तो ऑनलाइन ऑनलाइन चल रहा है भाई, सिस्टम का मतलब इतना वो नहीं, हाँ जी मिस क्लियर है, ठीक है सही है, चलो अच्छी बात है, क्लियर है, शुक्र है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, स्टेटेड गोल्स वर्सेस रियल गोल्स के बारे में बात करते हैं। स्टेटेड का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी है कि हाँ जी हम जो है वो ये काम करेंगे, ये हमने स्टेटमेंट दे दिया, स्टेट कर दिया, ठीक है। और रियल गोल्स क्या होते हैं? रियल गोल्स वो होते हैं जो कि वाकई में ऑर्गेनाइजेशन कर रही होती है। स्टेटेड एंड रियल के अंदर हमेशा डिफरेंस होता है। स्टेटमेंट हम जब भी देते हैं हम बहुत अच्छी अच्छी स्टेटमेंट देना पसंद करते हैं, हम नेगेटिविटी को हाईलाइट नहीं करते हैं, बट रियलिटी के अंदर नेगेटिविटी ऑलवेज एग्जिस्ट। डू यू गाइज अग्री? डू यू गाइज अग्री? हाँ अग्री कर रहे हो मेरी बात से? ऑलराइट, ठीक है। तो जब हम स्टेटमेंट दे रहे होते हैं तो हम खाली पॉजिटिव चीजों के बारे में स्टेटमेंट देते हैं। इवन तुम लोगों को मजे की बात आती हूँ, दवाइयों के बारे में, फार्मेसी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर। उसके अंदर क्या होता है बेटा, फार्मेसी इंडस्ट्री के अंदर हर दवाई की ना साइड इफेक्ट होता है। अब क्या होता है, डॉक्टर आपको वो दवाई प्रिस्क्राइब करते हुए उसके साइड इफेक्ट नहीं बताता, बट आपको जो ऑर्गेनाइजेशन, जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी वो दवाई प्रोड्यूस कर रही है, उसने अंदर एक लीवलेट रखा हुआ है, उस लीवलेट को अगर आपने एक दफा पढ़ लिया तो आप वो दवाई नहीं खाएंगे, ठीक है। क्यों? उस लीवलेट के अंदर सारे साइड इफेक्ट्स लिखे हुए, जो कि मेरे ख्याल से फायदे से ज्यादा नुकसान लिखे हुए होते हैं, ठीक है। सो लेकिन अगर क्रॉनिक डिजीज है, सो यू डोंट हैव अनदर ऑप्शन, यू नीड टू लाइक, आपको फायदे पे फोकस करना होता है, तो आपको उस दवाई को खाना पड़ता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेटेड एंड रियल, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी स्टूडेंट को? एनी क्वेश्चन इफ एनी ऑफ यू हैव, कोई सवाल? कोई सवाल है किसी के पास तो कर लो भाई। क्या हो गया, सना सफीना में क्या चीज आ गई है भाई? ओके कोई नया ब्लॉक प्रिंट का, अच्छा चलिए जी, बताएं कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन? एग्जाम्पल ऑफ रियल एंड स्टेटेड गोल्स अभी मैंने इतनी दी है, दवाई की दी है। अजवर सो रहे हो बेटा? दवाई की, अभी फार्मास्यूटिकल कंपनी की मैंने एग्जाम्पल दी है। तो डॉक्टर आपको लिख के देता है, प्रिस्क्राइब करके देता है, मगर वो आपको साइड इफेक्ट्स नहीं बताता है। साइड इफेक्ट्स किधर होते हैं? वो लीवलेट के ऊपर लिखे होते हैं, डब्बे के अंदर, ठीक है। रियल गोल, भाई साहब तुम लोग मतलब क्या चीज हो यार तुम लोग, मतलब तुम लोग क्या, तुम लोग का साबुन स्लो है क्या? बस बिल्कुल ही स्लो हो गया है लगता है, बिल्कुल दुनिया से फारिग हो गया है, ठीक है। आई डोंट गेट दिस। चलो फिर भी बताते हैं तुमको। अब देखो, स्टेटेड गोल जो होता है, लिखो, अगर लिखना है तो लिखो। सबसे पहले स्टेटेड गोल की डेफिनेशन लिखो, ठीक है। तुम लोग की बेवकूफ बुक के अंदर भी मौजूद है, बट लिख लो स्टेटेड गोल। तुम लोग बुक खोलते हो, असल में मेहंदी लगाई भी, तुम लोग बुक नहीं खोल सकते हो, तो अभी मैं बता रही हूँ, लिख लो। स्टेटेड गोल क्या होता है? ये ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन देती है, ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन देती है। एंड व्हाट इट वांट्स इट्स वेरियस स्टेक होल्डर्स टू बिलीव, यानी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो इंफॉर्मेशन जो है वो हम स्टेटमेंट के तौर के ऊपर अपने स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये गोल है, ठीक है। रियल गोल लिखो, goals that an organization actually pursues as defined by the actions of its members। अब ये जो रियल गोल है, ये वो गोल होता है जो इसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन इन एक्चुअल काम कर रही होती है। स्टेटमेंट इज फॉर
द स्टेक होल्डर्स कि हम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ये काम करेगी। कोई जरूरी नहीं है कि स्टेटेड गोल्स आर ऑलवेज ट्रू। स्टेटमेंट्स कभी कभी फ्लक्चुएट भी हो जाते हैं, यू टर्न भी मारना पड़ता है। मैंने एग्जांपल तुम लोग को दी अभी, डॉक्टर तुमको दवाई दे रहा है, ठीक है, डॉक्टर तुमको दवाई दे रहा है, लिख के दे रहा है, वो स्टेटमेंट के तौर पे, वो तुम्हें कभी भी उसके रियल आफ्टर इफेक्ट्स दवाई के नहीं बताएगा। क्लियर है? वो स्टेट कर रहा है कि ये दवाई खा लो सुबह शाम, वो तुम्हें नहीं बता रहा कि इस दवाई को खाने के बाद तुम्हारे, आई विल गिव यू माय ओन एग्जांपल। मैं गई, वो एक डॉक्टर है, आई डोंट वांट टू नेम हिम, वो कराची के बड़े मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। तकरीबन इस बात को भी अब कितना साल हो गया है, 8-9 साल हो गए होंगे, ठीक है। आई वेंट टू हिम, मेरी बहुत बुरी स्किन हो रही थी, अभी दोबारा से शुरू हुआ है, बट स्टिल आई एम नॉट गोइंग टू एनीवन उस एक्सपीरियंस के बाद। तो उस बेवकूफ ने मुझे रेक्यूटेन खिलाई, मुझे याद है, और उसने मुझे 3 महीने तक रेक्यूटेन खिलाई, पूरा कोर्स करवाया बेवकूफ ने। और उसमें यू वोंट बिलीव, मेरे नाखून इतने स्ट्रांग होते थे कि मैं कुछ भी करूं, मतलब मैं बर्तन धूं, मैं कोई भी, मैं गाड़ी चलाऊं, मैं स्क्रू ड्राइवर से खेलूं, मैं पंखे पे लटकूं, मैं कुछ भी करूं, तो जो है वो मेरे नाखून नहीं टूटते थे। और उस वक्त पानी में सिर्फ डालने से मेरे नाखून इतने डेलिकेट हो गए कि वो टूटने लग गए, मेरे बाल बिल्कुल कमजोर हो गए, गिरने लग गए, बुरी तरह हेयर फॉल हुआ। सो व्हाट हैपेंड वाज दैट इडियट मेड मी कंज्यूम अ मेडिसिन जिसने मेरे पिंपल्स को तो कंट्रोल कर दिया, without telling me what were the after effects or side effects of that medicine. वो मैंने गूगल किया, I went to him, और मैंने कहा आइंदा मुझे दवाई तुम लोगों ने किसी ने भी खाने की दी ना कि ये खा लो बेटा, I won't eat. आप मुझे प्रिस्क्राइब करें जो कि ointments हो, I'm going to adaptable, like I'm going to use the ointments, I'm not going to take any medicine, I'm not going to eat it. ठीक है? तो स्टेटेड, उसने स्टेटमेंट मुझे लिख के दे दी, बट उसने मुझे रियल तर बताया नहीं कि हाँ इसका क्या क्या नुकसान होगा। रियल जो कि आप एक्चुअल कर रहे होते हो, स्टेटमेंट आप एमआई में कुछ भी बोल सकते हो, ये आप नॉलेज शेयर कर रहे अपने स्टेक होल्डर्स के साथ। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल तुम लोग को देती हूँ। बहुत सारे लोग अपना टैक्स बचाने के लिए जो ना स्टेटमेंट के अंदर कुछ गलत चीजें झोल कर रहे होते हैं, और रियलिटी के अंदर उनकी प्रॉफिट मार्जिन बहुत जबरदस्त होता है। डन है? क्लियर है? अब तो प्लीज बोल दो क्लियर है। शुक्र है, शुक्र है। और कोई सवाल किसी के जहन में आ रहा है? एनी क्वेश्चन इफ यू हैव? कोई सवाल आ रहा है किसी के जहन में? नहीं आ रहा है? चलो जी आगे बात करते हैं। टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान में ये देखो, अब ये बता रहा है ब्रेथ यानी किस लेवल पे फैलाओ, टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, स्पेसिफिकली मतलब आप डायरेक्शंस भी दे रहे हो, आप स्पेसिफिक हो कि हाँ हमें यही काम करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज एक दफा यूज करने का है या मल्टीपल टाइम यूज होगा, स्टैंडिंग में है। ये क्या है? टाइप्स ऑफ प्लान्स है। ब्रेथ मतलब स्ट्रेटेजिक है या ऑपरेशनल। स्ट्रेटेजिक मतलब लॉन्ग टर्म वाले, देखो स्ट्रेटेजिक के साथ लॉन्ग टर्म आ रहा है, ऑपरेशनल के साथ शॉर्ट टर्म आ रहा है, लॉन्ग टर्म के साथ डायरेक्शनल आ रहा है, शॉर्ट टर्म के साथ स्पेसिफिक आ रहा है। लॉन्ग टर्म डायरेक्शनल सिंगल यूज, एक दफा का यूज, शॉर्ट टर्म है स्पेसिफिक है और स्टैंड बाय करेगा। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई सवाल है तो बेटा करो। Any question if you have? Is my admin staff, कोई एडमिन से मेरे लेक्चर को अगर सुन रहा है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो ओपन क्यूरीज हैं 73, इनको प्लीज डिलीट कर दे वन बाय वन, सो दैट जब बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछे तो मेरे सामने क्वेश्चन बहुत विजिबल हो, कंफ्यूजन ना हो। सो इफ देयर इज एनीवन प्लीज ये क्वेश्चंस को डिलीट कर दीजिए, स्क्रीन जो है हमारी एम्प्टी कर दीजिए। मेरे ख्याल से वैसे मुझे पता चलता है कि एडमिन के बहुत सारे लोग मेरे लेक्चर्स ले रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, अक्सर लोग मुझसे हंसी मजाक कर रहे होते हैं। अभी मैं आईसीए में हेड ऑफिस गई थी कल परसों शायद,
सो वहां पर 2-3 लोग मुझे मिले जो कि मेरे लेक्चर सुन रहे होते हैं, बट अभी पता नहीं नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक बच्चों कोई सवाल है तो करो, एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। और मेरी क्लास की स्ट्रेंथ को क्या हुआ है भाई, ये 53 कैसे हो गई? ये 90s में होती थी, क्या हो रहा है? कल तो खैर 70 तक पहुंच गई थी, आज कम क्यों है इतनी, क्या हो गया है भाई? देखो तुम लोग फिजिकल क्लास का रट्टा नहीं मारो, किसी को समझ में आ रहा है अच्छे घर पे बैठ के जान छुड़ाओ। ऑपरेशन का मतलब डेली रूटीन, डे टू डे एक्टिविटीज, स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म। स्पेसिफिक मतलब, स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है स्पेसिफिक होना। स्पेसिफिक होने का मतलब है आप जेनेरिक नहीं हो सकते, आप स्पेसिफाई करेंगे, अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे कि ये चीजें चाहिए हैं। घर वाले नहीं बैठने देते, किसको नहीं बैठने देते हैं? अच्छा घर में नहीं बैठने देते, तुम लोग की हरकतें ऐसी है ना बेटा। घर में मैथ नहीं समझ आता, ओके, नींद आ रही है सबको, ओह फ्राइडे है आज, तो मतलब क्या होता है, शैतान कह दिया जाता है फ्राइडे को, तो तुम लोग क्लास नहीं ले सकते हो? सीरियसली, आर यू किडिंग मी? ओके वापस आते हैं, ठीक है। हाँ टाइप्स ऑफ प्लान, अच्छा स्ट्रेटेजिक, चलो आगे भी इन्होंने समझाया है उसको, आ जाओ अब इस चीज को और समझ लेते हैं। स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म, बड़े प्लान्स। तो बड़े प्लान्स जो हैं वो बेसिकली एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं, ठीक है। ओवरऑल एंटायर मतलब बड़े पैमाने पे बात हो रहा है, तो ओवरऑल गोल्स सेट होंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम सीख करेंगे पोजीशन द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ द एनवायरनमेंट। अब हम क्या करेंगे, एनवायरनमेंट मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर भी नजर दौड़ाएंगे, और दौड़ाने के बाद हम ये देखेंगे, ये तय करेंगे कि भाई ऑर्गेनाइजेशन कहां पर फिट इन हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन कहां पर फिट इन हो रही है, ठीक है। कवर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम, यानी एक्सटेंडेड मैंने तुम्हें पहले ही बोला, लॉन्ग टर्म। स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म प्लान्स, यानी ये लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलती है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कवर करती है, तमाम तर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स इसके ऊपर मयसर होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन को हमें कैसे पोजीशन करना है एनवायरनमेंट में, हम इन चीज के ऊपर भी नजर रखते हैं। अब आ जाओ ऑपरेशनल। ऑपरेशनल का मतलब क्या हो जाएगा, डे टू डे, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टाइम पीरियड, ये देखो लिखा हुआ है नीचे, कवर शॉर्ट टाइम पीरियड, डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं। स्पेसिफाई द डिटेल्स ऑफ हाउ द ओवरऑल गोल्स आर टू बी अचीव्ड, यहाँ पर हम डेली रूटीन लाइफ के कामों के अंदर आपको डायरेक्शन देते हैं, आपको स्पेसिफिकली ये काम करना है, इतने बजे तक कर लेना है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी स्टूडेंट को? स्टैंडिंग इन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, अब्दुल राफे किधर लिखा हुआ है ये? स्टैंडिंग इन फ्रीक्वेंसी मींस कांस्टेंट, स्टैंडिंग इन फ्रीक्वेंसी मींस कांस्टेंट, या if that's a question exactly, standing का मतलब है it stays there, it's constant. okay let's move ahead. कोई क्वेश्चन यहां तक किसी बच्चे को? ओके आगे बढ़ते हैं। अब लॉन्ग टर्म प्लान्स, शॉर्ट टर्म प्लान्स, स्पेसिफिक प्लान्स, डायरेक्शनल प्लान्स, ये इन्होंने 4 टाइप के प्लान बताए। लॉन्ग टर्म प्लान का मतलब है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, 3 साल से ज्यादा, 3 to 5 years। शॉर्ट टर्म प्लान 1 साल के अंदर अंदर या उससे कम, 6 महीने, कुछ फ्यू मंथ्स, लेस देन 12 months is short term. Specific means clearly defined, यानी set, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर नहीं होगा, कोई अनसर्टेनिटी इसके अंदर नहीं होगी। यू हैव टू बी श्योर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, क्लियरली डिफाइंड, यू हैव टू बी स्पेसिफिक, राइट। फिर हम बात कर रहे हैं डायरेक्शनल प्लान्स। डायरेक्शनल प्लान्स का मतलब होता है नाउ यू आर हैविंग गाइडलाइंस, यू आर हैविंग गाइडलाइंस, और गाइडलाइंस के अंदर there is a chance of flexibility,
देयर इज अ चांस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, गाइडलाइंस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होना मस्ट है, और ये आपको अलाउ करता है डिस्क्रिशन, मतलब दिस इज योर चॉइस whether you implement it or not. ये इंडिविजुअल, ये मैनेजर की चॉइस है कि whether वो उसको एक्सेप्ट करेगा उस प्लान को, या वो उस प्लान को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज का मतलब है एक दफा यूज किया और बस काम खत्म हो गया, क्योंकि वो एक दफा की अनसर्टेन, अनस्ट्रक्चर्ड, यूनिक प्रॉब्लम थी। स्टैंडिंग प्लान का मतलब है which remains there, क्योंकि रिपीटिशन के अंदर वो प्रॉब्लम आती रहती है, तो आप उस प्लान को एक कांस्टेंट रखते हो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां पर? एनी क्वेश्चन? यार तुम लोग क्या कर रहे हो, कोई सवाल नहीं कर रहे हो? सो गए हो तुम लोग फिर से? एनी क्वेश्चन? जल्दी से उठो, उठ के बताओ, कोई सवाल है तो पूछो। If there is any question, please ask me now. तो भाई साहब सवाल कर लो। स्टैंडिंग प्लान का मतलब है भाई, स्टैंडिंग प्लान का मतलब है कांस्टेंट, वो रहता है, वो प्रॉब्लम आती रहती है, रिपीट होती रहती है। फॉर एग्जांपल मैं मजे की बात आती हूँ, ICMA में एडमिशन लिया ना, पेपर रुकेंगे, ये स्टैंडिंग प्लान है, तो आपको एक पेपर के लिए प्रिपेयर होना चाहिए मेंटली कि हाँ इसको दोबारा भी देना पड़ सकता है। और बताओ, अब समझ में आ गया वो सबको? सिंगल यूज प्लान एक दफा यूज होगा, यूनिक प्रॉब्लम है, एक ही दफा, कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून आती है। कोई कंफ्यूजन किसी को? अल्लाह ना करे दोबारा देना पड़े पेपर अल्लाह ना करे, कोई भी ये चाहता नहीं है, बट ये मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड रहो। ऐसी नौयत के पेपर होते हैं और तुम लोगों की ऐसी नौयत की तैयारी होती है कि ऐसा हो जाता है। एग्जाम्पल देखकर डराए तो नहीं, डरा नहीं रही, तुम लोगों को मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ। और मेरे स्टूडेंट्स डरते वरते नहीं है भाई, जो डर गया वो मर गया, प्लीज याद रखो इस बात को। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, यू नो। मैं एक एग्जाम्पल तुम लोग को देती हूँ यहाँ पर। When I was a kid, मेरे नाना ने मुझे एक स्टोरी सुनाई। उन्होंने मुझे एक बॉक्स दिया और उस बॉक्स के अंदर उन्होंने रेती भरी और बहुत सारे रूखे रूखे कोने तिकोने पत्थर, जिनके कोने कॉर्नर्स निकले हुए हैं, उन्होंने मुझे वो पत्थर उस बॉक्स के अंदर भरा और बोला बस इसको तुम हिलाती रहो, शेक करो। आई वॉज प्रॉबेबली इन ग्रेड 4 और 5, ठीक है। और मैं पूरा हफ्ता शेक करती है, फिर उन्होंने कहा अगले हफ्ते लेके आओ, फिर मैं लेके गई, मैं चलो इसको एक हफ्ता और शेक करो। उन्होंने बॉक्स खोल के देखा, उन्होंने देखा कुछ पता नहीं क्या देखा उसके अंदर, तो उन्होंने कहा एक हफ्ता इसको और शेक करो। मैंने कहा ओके। आई यूज्ड टू प्ले विद दैट, कि वो आवाज करता है, मुझे मजा आता था, ठीक है। उसके बाद जब 15 दिन के बाद मैं नाना के पास गई, तो उन्होंने मुझे खोल के बॉक्स ना मिट्टी एक तरफ कर दी और सारे स्टोन्स को एक तरफ कर दिया। उन्होंने कहा तुमने पहले ये स्टोन जब मैं डाल रहा था तो तुमने देखा था, अब तुम इसको देख रही हो तो क्या फर्क नजर आ रहा है? और मैंने कहा कि ये इन लोग के शेप चेंज हो गए। तो मनाना ने बोला कि इससे तुम्हें क्या सीखा? मैंने कहा शेप चेंज हो गए, बॉक्स में रखने से उसको मैं हिलाती रही तो वो हिलाने की वजह से वो एक दूसरे से टकरे होंगे तो शेप चेंज हो गए। सो मैंने कहा इसकी लर्निंग मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी आप लोग जो है ना बेटा, वो बगैर तरशे हुए पत्थर हो, जितना तुम लोगों का रगड़ा लगेगा तुम उतना स्ट्रॉन्ग और उतना शेप्ड वेल ग्रूम्ड पर्सन बनोगे। तो मेरे स्टूडेंट हो ना, तो एक बात का याद रखना ज़ुहैब, आपको फेलियर से डरना नहीं है। एक बात जिंदगी में याद रखना, मैं तुम लोग को अभी ये वाली बात बता रही हूँ, मैनेजमेंट का एक टिप तुम लोग को दे रही हूँ मैंने हमेशा उन लोगों को बहुत तरक्की करते हुए देखा है जिनका बहुत बुरी तरह रगड़ा लगा है लाइफ में। दे आर वेरी स्टेबल, उनकी जॉब बहुत अच्छी लगती है और अपनी जॉब पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। वो स्टूडेंट्स जो कि हमेशा फर्स्ट आते हैं, या वो स्टूडेंट्स जो कि आपके, आई ऑलवेज यूज्ड टू से चौके एंड छक्के, आई विल बी ऑनेस्ट, मेरे जितने फ्रेंड्स थे, बिकॉज मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं खुश हूँ, मेरी 3.3 GPA है, आई एम हैप्पी, आई नेवर एम्ड ऑन अचीविंग 4 और गोल्ड मेडल, ठीक है।
जो जो हमारे पोजीशन होल्डर्स जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनका क्या होता है, उन्होंने कभी फेलियर नहीं देखा। अब जब वो प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, वो फेल होते हैं ना, उनका ऐसा अजीब गरीब बिहेवियर आता है कि व्हाट डू यू मीन, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग माय ओपिनियन, ठीक है ना। तो क्या होता है कि वो बेचारे फेलियर को फेस ही नहीं कर सकते। तो मेरे स्टूडेंट हो ना, तो फेलियर को फेस करना सीख लो। ये एग्जाम्पल समझ में आई है आप लोगों को? ठीक है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। जो आप लोग ये नहीं समझा करें, कोई आपसे यहां से निकलने के बाद आईसी में क्वालिफिकेशन के बाद ये नहीं बोलेगा कितनी अटेम्प्ट में, नोबडी विल आस्क दैट क्वेश्चन, ठीक है। सो यू आर नॉट सपोज्ड टू गेट स्केयर्ड ऑफ गेटिंग फेल्ड। ये होता क्या है, अभी कुछ अर्से पहले, तकरीबन साल 1.5 साल पहले, किसी बच्चे का सुना ना कि रिजल्ट आया और उसको हार्ट अटैक हो गया। अरे भाई, पार्ट ऑफ लाइफ है, दिस इज, यू नो, पासिंग एंड फेलिंग इज पार्ट ऑफ लाइफ। या यू शुड रियलाइज दिस, हाई टाइम है। हर कोई पास होगा तो फेल कौन होगा? और फेल होने वाला कुन जहन नहीं होता है, ये कोई जरूरी नहीं है। वी कैन नॉट जज दैट पर्सन्स इंटेलिजेंस ऑन बीइंग फेल्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई सवाल रह गया सिंगल यूज और स्टैंडिंग यूज में? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करें गोल सेटिंग करने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो यहां पर जब हम गोल सेट करते हैं तो ट्रेडिशनल, मतलब जो हमारे कल्चर के अंदर चीजें चली आ रही हैं दौरे जमाने से, ठीक है। अब क्या है, ब्रॉड गोल्स आर सेट एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ट्रेडिशन का पार्ट है। यानी जो बड़े बड़े गोल्स होते हैं वो कौन सेट करते हैं? टॉप ऑर्गेनाइजेशन यानी टॉप मैनेजमेंट सेट करती है। गोल्स आर ब्रोकन इनटू सब गोल्स फॉर ईच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लेवल। अब एक बड़े गोल को इंच वॉर्म टेक्निक होती है, मैनेजमेंट की एक टेक्निक होती है, इंच वॉर्म टेक्निक उसको हम कहते हैं। उसमें क्या होता है, एक बड़ा हाथी होता है, उस हाथी को हम डिवाइड कर देते हैं 1 इंच का पीस बना देते हैं। और जब उस 1 इंच के पीस को हम डिवाइड करते हैं लोगों के बीच में, तो हर इंसान अपना 1 इंच का पीस कंप्लीट कर सकता है। तो यानी कहने का मकसद ये है कि अगर एक हाथी के बराबर भी बड़ा गोल है तो वो अचीवेबल है, ठीक है। That is when you divide the big goal into smaller goals, ताकि वो डाउन द लाइन, टॉप मैनेजमेंट ने गोल बनाया, मिड मैनेजमेंट के पास भी कुछ चीजें गई, फिर मिड मैनेजमेंट से ऑपरेशनल स्टाफ के पास भी गई, ठीक है। Assume that top management knows the best because they can see the big picture. Of course, top management के पास experience ज्यादा है, उनका पैसा लगा हुआ है, they are keep looking at the bigger picture, ठीक है, जो कि ऑपरेशनल स्टाफ के लोगों को नहीं पता होगा, जो कि मिडिल लेवल के लोगों को नहीं पता होगा। गोल्स आर इंटेंडेड टू बी डायरेक्ट, गाइड एंड कॉन्स्ट्रेंट फ्रॉम अबव। कौन सा मतलब? ऊपर बिग पिक्चर से या ऑर्गेनाइजेशन के सब गोल्स से, ठीक है, उससे रुकावटें होनी चाहिए। गोल्स हमेशा डायरेक्ट होने चाहिए। डायरेक्ट मतलब जिसका जो गोल है उसको वही गोल दिया जाए, ठीक है, जिसका स्पेसिफिक, क्लियर। गाइडलाइन complete with directions, complete with directions, okay, आगे बढ़ते हैं। Goals lose clarity and focus as lower level managers attempt to interpret and define the goals for their areas of responsibility. अब जो ऑपरेशनल लोगों लेवल के लोग हैं, जो जूनियर स्टाफ हैं, जो कि मैनेजरियल स्टाफ का हिस्सा नहीं है, उनको तो बिग पिक्चर पता नहीं है, उनको तो कंप्लीट स्टोरी पता नहीं है। अब वो क्या करेंगे, वो गोल को देखने के बाद हर इंसान अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन देगा, और हर इंसान की इंटरप्रिटेशन विल बी मुख्तलिफ देन दी अदर इंडिविजुअल। तो क्लैरिटी लूज हो जाएगी, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व हो जाएगी, फोकस भी लूज हो जाएगा।
गोल्स लूज क्लैरिटी एंड फोकस, और इस तरीके से गोल अपना क्लैरिटी और फोकस लूज कर जाएगा, क्योंकि लोअर लेवल के लोग, लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स विल इंटरप्रेट द गोल्स, विल ट्राई टू इंटरप्रेट कि ये काम हमसे इसलिए करवाया जा रहा है, लेकिन इसलिए जो वो कह रहे हैं करवाया जा रहा है, उनको हकीकतन नहीं पता कि किस लिए करवाया जा रहा है। ठीक है, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई सवाल है तो पूछ लो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टिल हियर तो मुझसे पूछ लो। क्या ठीक है हमजा? क्या ठीक है बेटा? क्या ठीक है बेटा? बिग पिक्चर का मतलब है कंप्लीट थिंग। बिग पिक्चर मींस फ्यूचर में बहुत सारी चीजें उनके जहन में है जो कि वो हर किसी को बता नहीं रहे कि उनके जहन में क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन लेने जा रही हूँ तो मैं बिग पिक्चर देख रही हूँ। मैं अपने फैमिली को छोटी छोटी बातें बच्चों की तरह नहीं बता रही कि हाँ मैं ये इसलिए ऐसे कर रही हूँ, मैं यूं ऐसे कर रही हूँ। नो, आई डोंट नीड टू गिव क्लैरिफिकेशन टू एनीवन। दिस इज व्हाट माय डिसीजन इज, आई एम लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, नॉट एट स्मॉल थिंग्स। ठीक है, नो क्वेश्चन मैम, आप समझाती इतना अच्छा है। हसीबुर रहमान बेटा, क्या बोलूं मैं तुम्हें, क्या बोलूं? तुम्हारे नंबर मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हारा पेपर चेक नहीं करूंगी। तो तुम्हारी बटरिंग जो है, लाइक आई मीन आई एम थैंकफुल टू यू, माशाल्लाह से आप अच्छी बात करें, मुझे अच्छा लगा सुन के, मगर इसका फायदा नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े। कोई मजीद क्वेश्चन है? इज देयर एनी क्वेश्चन? किसी को कोई सवाल? ओके, अब ये देखो, इस पिरामिड को देखो। टॉप मैनेजमेंट कह रही है कंपनी की परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, हमें कुछ अच्छे लोगों को हायर कर लेना चाहिए। ठीक है, आई वॉन्ट टू सी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द डिविजन्स ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट डिविजन्स के अंदर इसको डिफरेंस देखना है। किसको देखना है? ये डिवीजन मैनेजर्स। डिवीजन मैनेजर मतलब अपने अपने डिवीजन, अपने अपने ए बी सी डी जोग्राफिक डिवीजन। ठीक है, डिवीजन विथ रिस्पेक्ट टू द रीजन, कि मुझे अपने रीजन की जवाबदेही है। तो मुझे मेरे मेरे रीजन के अंदर जितने भी एरियाज आ रहे हैं, जितनी भी मेरे पास मार्केट शेयर आ रहा है, मुझे उसको प्रॉफिट को बढ़ाना है। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे आ जाओ। डिपार्टमेंटल हेड्स क्या कह रहे हैं? मुझे प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं रिगार्डलेस ऑफ द मींस। मेरे पास रिसोर्स है कि नहीं है, मुझे जो है ना डिवीजन को रिपोर्ट करना है, तो मुझे अपने डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस पे ना प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने पे फोकस करना है। इंडिविजुअल एम्प्लॉय क्या कर रहा है? डोंट वरी अबाउट क्वालिटी, जस्ट वर्क फास्ट। क्योंकि क्वालिटी को अब ये इग्नोर कर रहा है। व्हाई? बिकॉज दे वांट टू एड वैल्यू इन द प्रॉफिट। पर यूनिट ज्यादा बनाएंगे, फास्ट, ज्यादा से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? चलो, यहां तक सबको क्लियर है या किसी का कोई सवाल बनता है? मैं मेरे हिसाब से मैं यहीं तक रखूंगी आज की क्लास, इससे आगे मैं नहीं बढ़ूंगी। ठीक है, इससे आगे मैं इसलिए नहीं बढ़ूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा, और तुम लोग का साबुन थोड़ा स्लो है, फिर बाद में मुझे को रिपीट करना पड़ेगा। एमबीओ आज मैं स्टार्ट नहीं कराऊंगी किसी भी हालत में। नो, आई एम नॉट गोइंग टू, नॉट एट ऑल, बैड आइडिया। ठीक है, so it's a very bad idea. Yeah, we can just do one more slide, this one.
कि हम हायरार्की ऑफ गोल्स की जो बात कर रहे होते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं, बट एमबीओ मैं आज स्टार्ट नहीं कराऊंगी, ठीक है? सो यू शुड कीप दैट इन माइंड. ओह वेलकम बेटा, वेलकम. बट द प्रॉब्लम इज मैं अपने लिए, मैम यस मैम इतनी ही ठीक है. ऑलराइट कुलसुम, ऑलराइट ये एक स्लाइड करते हैं, ठीक है? मेंटेनिंग द हायरार्की. हायरार्की के अंदर टॉप मैनेजमेंट से लेके लोअर स्टाफ तक इन्वॉल्व होता है, यानी हर लेवल. ये जो लेवल है ना, ये देखो, तो तुम लोग इससे पिछली वाली स्लाइड देख रहे थे, ये इंडिविजुअल एम्प्लॉय लोअर ऑपरेशनल लेवल, फिर उसका बॉस, फिर उसका बॉस, फिर उसका बॉस, तो ये टॉप मैनेजमेंट तक जा रही है. तो ये क्या है? हायरार्की है. इस चीज को हम क्या कहते हैं? हायरार्की कहते हैं, ठीक है? Hierarchy of goals means end chain, the integrated network of goals that result from establishing a clearly defined hierarchy of organization goal. ये कौन करता है? ये टॉप मैनेजमेंट करते हैं. टॉप मैनेजमेंट ने क्लियरली डिफाइन कर दिया गोल कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन गोल है. उसको अचीव कौन करेगा? लोअर स्टाफ, ठीक है? तो लोअर स्टाफ यानी लोअर स्टाफ से लेके हाई लेवल के लोग गोल सेट करते हैं, लोअर स्टाफ के लोग उसको अचीव करते हैं. यहां तक सबको क्लियर है या कोई सवाल है किसी को? ओ, कोई सवाल आया था. ओ नो नो नो, डोंट से गुड बाय, डोंट से गुड बाय. मैम जी आप कहती हैं कि आप लोगों का साबुन स्लो है, तो कौन सा साबुन यूज करें? काइंडली गाइड अस. बादाम खाओ, साबुन खुद ही मिल जाएगा तुम्हें. ऑलराइट, साबुन स्लो है तुम लोगों का, मतलब तुम लोगों का प्रोसेसर स्लो है. ऑन अ सीरियस नोट उसामा, प्रोसेसर स्लो है कि मतलब यार मैं वाकई में एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि इंटर के बाद तुम लोग की विकैबुलरी जिस लेवल की है उस लेवल का. फॉर एग्जांपल तुम लोग मुझसे एम्बिग्यूअस का मतलब पूछ रहे हो, वर्ड का मींस कंफ्यूजन. तुम लोग मुझसे पूछते हो स्टैंडिंग का मतलब मींस स्टेज देयर, ठीक है? सो तुम लोग खुद देखो कि तुम लोग जो हाफ ऑफ द टाइम क्वेश्चंस कर रहे होते हो, दैट इज एक्चुअली नॉट मेकिंग सेंस टू मी. उस चीज के ऊपर मैं तुम लोग को बोलूं कि तुम लोग कुन जहन हो या और उल्टे उल्टे वर्ड्स यूज करूं, तो उस चीज को ना करने के बजाय मैं मजाक में एक बात बोलती हूं कि साबुन स्लो है मींस आपका दिमागी प्रोसेसर स्लो है, एंड यू नीड टू कोप अप टू द लेवल ऑफ एजुकेशन यू हैव एंटर्ड. तो उसमें आपको अपना बहुत ज्यादा इनपुट देना पड़ेगा. देंगे आपका फायदा है, नहीं देंगे आपका अपना नुकसान है, ठीक है? मैं इसी स्लाइड तक कोर्स कंटेंट रखूंगी, मैं एमबीओ का टॉपिक आज स्टार्ट नहीं कराऊंगी, ठीक है? कल के सेशन में अगर हमारा चैप्टर नंबर, मैम इनको कहा गूगल यूज करें, दैट्स ओके. अच्छा मैं एक चीज और बता रही हूं कि कल की क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, और अगर क्वेश्चन आंसर सेशन जल्दी कंप्लीट हो गया तो हम यहां से कंटिन्यू करेंगे, एमबीओ स्टार्ट करेंगे. इट्स इफ एंड देन. मगर कल की क्लास में मैं पिछली दफा की तरह नहीं करूंगी, मैं स्लाइड्स को स्क्रॉल करती जाऊंगी और पूछती जाऊंगी इस स्लाइड पे किसी को सवाल है, आप मुझे यस और नो में जवाब देते जाएंगे, ठीक है? बिकॉज मैं टाइम जाया नहीं करना चाह रही हूँ. कोई बोल रहा है 20वीं स्लाइड, कोई कह रहा है 14वीं स्लाइड, कोई कह रहा है पता नहीं कौन सी स्लाइड, तो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम ऑन दैट. इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है बच्चों, बट आज का काम आज पढ़ लेना ताकि बाद में क्वेश्चन खुद ब खुद कम हो जाएंगे, ठीक है? ऑलराइट, गुड सलमा, इट्स गुड इफ आपको सब कुछ क्लियर है. कल क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, बिल्कुल क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, उसके साथ हमारी क्लास भी हो सकती है. इट डिपेंड्स कि हम क्वेश्चन आंसर सेशन कितनी जल्दी कर लें, ठीक है? और बताओ कोई और सवाल, कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? अच्छा अब एक काम, मैम नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनूंगा. ओके वेरी नाइस. नहीं बिल्कुल बन जाना, याद रखना मुझे भी बनने के बाद कि मैंने तुम्हें पढ़ाया था, ठीक है? टू बी वेरी ऑनेस्ट मैम, एक आजकल थोड़ा सा ना इस्लामिक वो देख रही थी, तो उसके अंदर मैंने पढ़ा कि मरने के बाद भी लोगों को कैसे सवाब मिल सकता है.
तो अगर आपने तालीम दी किसी को तो आप मर भी गए तो आपको उस बात का सवाब मिलेगा. समथिंग यू नो, जिस प्रोफेशन में हम लोग हैं हम समझते नहीं है, हम रियलाइज नहीं करते हैं, बट इट्स रियली. नहीं तुम पंखे क्या इंसान बन जाओ, फिर पीएम बनना. तुम पहले इंसान बन जाओ. ओके नहीं जुहेब कोई मसला नहीं, उसको सोचने दो ना, उसको सोचने दो. सोच पे तो किसी की रोक नहीं है ना, उसको सोचने दो. पीएम बनेगा, पीएम की तरह से वो 2-3 क्या बोलूं मैं, अब छोड़ो, अब क्या अपनी कंट्री की बात है, किसी के ऐप को छुपाना चाहिए. सही है, चलें. इट वाज रियली नाइस. फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आप लोगों से. ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. एडमिन वहां पर मौजूद है. इज द एडमिन देयर? Alright, लगता है स्टॉप शेयर करो. I need to leave it on my own.